हेलो एवरीवन। डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था 3 दिसंबर 2022 के दिन आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था 2:30 पीएम से लेकर के 3:30 पीएम। आप यहाँ पे शिफ्ट की टाइमिंग भी देख सकते हैं। जो भी आपके 25 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे गए थे, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके साथ ये सेट नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं आपके साथ सेट नंबर 1 to 8 आप बोल सकते हैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपको आंसर करना है। अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको क्या करना है कि आंसर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। और जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, जो आपके अपकमिंग एसएससी के एग्जाम है उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फर्स्ट इंडियन पर्सन का नाम बताना है जिसको जो है ग्रैमी अवार्ड से जिनको नवाजा गया था। पंडित रविशंकर, या फिर पंडित शिव कुमार शर्मा, या फिर जो पंडित विश्व मोहन भट्ट, या फिर जो उस्ताद जाकिर हुसैन। तो याद रखिए, पंडित रविशंकर ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। ये जो ग्रैमी अवार्ड जो होता है बेसिकली म्यूजिक के में बोल सकते हैं कि कैटेगरी में दिया जाता है। और ये जो अवार्ड जो होता है बेसिकली आपका रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ये बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये 1968 में पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था रविशंकर जी को, जो है बोल सकते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी में दिया गया था? बेस्ट चेंबर आप बोल सकते हैं म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में। किसके लिए दिया गया था? तो आपको याद रखना है वेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए पर्टिकुलर ये अवार्ड दिया गया था। 1973 में जो सेकेंड टाइम आप बोल सकते हैं कि ग्रैमी अवार्ड इनको दिया गया था रविशंकर जी को। और ये एल्बम ऑफ द ईयर की एक कैटेगरी है। और ये आप बोल सकते हैं कि द कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि इसके लिए वो ये अवार्ड दिया गया था, ग्रैमी अवार्ड। आप इस पर्टिकुलर इमेज में आप रविशंकर जी को देख सकते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट के साथ। आपसे ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, और ये पूछा भी जाता है कि आपके ये रिनाउंड जो आपके विख्यात बोल सकते हैं कि जो शिव कुमार शर्मा जी हैं, इनका वाद्य यंत्र क्या है? ये कौन से वाद्य यंत्र को ये बजाते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि संतूर ये वादक है। क्लियर। और ये आपका जो है विश्व मोहन भट्ट जो है बेसिकली ये वीणा बजाते हैं, और उनका वीणा का क्या नाम है? कैटेगरी है बेसिकली मोहन वीणा, आप याद रख सकते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन ये तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और ये तबला वादक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये बेसिकली केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है जिप्सम का, और ये केमिस्ट्री पार्ट से क्वेश्चंस पूछा गया था आपसे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका CSO4 × 2H2O, और ये आपका यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। और ये आपका जो CSO4 × H2O, और ये CaSO4, और उसके बाद CSO4 × ½ H2O। तो याद रखिए, ये केमिकल फॉर्मूला जो होता है जिप्सम का वो क्या होता है? आपका कैल्शियम सल्फेट × 2H2O होता है। और ये आपका जो फॉर्मूला जो है आपका CSO4 × ½ H2O, ये बेसिकली आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जो है क्या बोलते हैं? POP भी बोलते हैं। ये आपका उसका फॉर्मूला होता है CSO4 × ½ H2O, और ये आपका कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CSO4। ओके। और ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका फॉर्मूला अभी जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस किया, और ये भी आपसे क्वेश्चंस में आंसर में दिया जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CSO4 × ½ H2O। और उसके साथ साथ ये भी याद रख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये आपको देखने को मिलेगा 2 CSO4 × ½ H2O। यहाँ पे हाफ नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर हाफ जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो आपका 2 CSO4 × H2O हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इसको किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं? तो जिप्सम के द्वारा जो है इस पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर किया जाता है। और ये जिप्सम बोल सकते हैं आपका ये कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट होता है CSO4 × 2H2। ये पर्टिकुलर फार्मूला आपसे पूछा गया था एग्जाम में। और ये बेसिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके द्वारा? जो है आपका जिप्सम के द्वारा। इसको हम हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोल सकते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। आपका ये पर्टिकुलर आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा जिप्सम, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये 3/2 आप H2O का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये बेसिकली आपका जो भी बोन की अगर हड्डी टूटने के बाद से आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर के द्वारा ये बेसिकली प्लास्टर के रूप में यूज भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि व्हाइट पाउडर होता है आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप्सम का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जिप्सम का फॉर्मेशन प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा किया जाता है CSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O। और ये आपको देखने को मिलेगा जिप्सम का फॉर्मेशन CSO4 × 2H2O। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वांगला फेस्टिवल के बारे में। ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो होता है किस ट्राइब्स के द्वारा ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? भील ट्राइब, या फिर गारो ट्राइब, या फिर थारू ट्राइब, या फिर जो भोटिया ट्राइब। तो याद रखिए वांगला फेस्टिवल बेसिकली मेघालय का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये आपका जो है
ये गारो ट्राइब के द्वारा जो पर्टिकुलर फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली मेघालय में आपके 3 हिल्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट हिल है आपका जो है गारो, सेकंड हिल से आपका जो है खासी और थर्ड आपका हिल है जयंतिया। और तीनों ही हिल्स में आप बोल सकते हैं कि 3 ट्राइब्स वहां पे रहती है। गारो हिल्स में गारो ट्राइब्स और खासी हिल्स में आपका जो है खासी ट्राइब और जयंतिया हिल में आपको जयंतिया ट्राइब्स देखने को मिलेगा। और ये गारो ट्राइब जो होता है इनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में। भील ट्राइब आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में या फिर राजस्थान में भी आपको देखने को मिल सकता है आपका ये भील ट्राइब। और ये थारू ट्राइब बेसिकली उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट ट्राइब है और ये भोटिया ट्राइब आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और भी हैं आपके जो मेघालय में बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि नोंगक्रेम फेस्टिवल, ये एसएससी के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आप याद रख सकते हैं। बेहदियान कलाम भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। साद शुक्र भी आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद से बांग्ला तो आपके साथ में डिस्कस ही किया। और ये स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल जो होता है बांग्ला फेस्टिवल, ये बेसिकली आपका मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल होता है। कब? ये आपका जो है बोल सकते हैं कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। कौन सा फेस्टिवल होता है? बांग्ला फेस्टिवल आपका जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बेसिकली उस आर्टिकल का नाम बताना है किस आर्टिकल में, जिस आर्टिकल के तहत ये आपको जो है पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया। बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है कि वो अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है आपका ये पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 352 में इनको पावर मिला, या फिर आर्टिकल 249, या फिर आर्टिकल 368, या फिर आर्टिकल 356। तो याद रखिए ये जो पर्टिकुलर पावर जो है पार्लियामेंट को दिया गया, आप बोल सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत आप ऐसा बोल सकते हैं। 368 का जो ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल जो है, आप बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोविजन जो है वो किस कंट्री से बेसिकली अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो याद रखेंगे ये भी पूछा जाता है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से पर्टिकुलर आपका ये जो बोल सकते हैं कि प्रोसीजर जो है वो लिया गया अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? और ये आर्टिकल 352 ये आपका जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 352 से लेकर के 360 ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आपका ये इमरजेंसी से रिलेटेड होता है। तो 352 में बेसिकली नेशनल इमरजेंसी आपको देखने को मिलेगा। 356 में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट रूल, और 360 में आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल का नाम आप याद रख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, आर्टिकल 352 से रिलेटेड जो आपका ये आर्टिकल 249 ये बेसिकली आपका ऑप्शन में था। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत जो है वो राज्यसभा को बोल सकते हैं कि एक पावर दिया जाता है, एक्स्ट्रा पावर होता है। अगर आपका कोई भी मैटर जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ध्यान से समझिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी मैटर हो सकता है, अगर वो 2/3 मेजोरिटी से आपका ये पास हो जाता है राज्यसभा के द्वारा, तो बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर मैटर को जो है स्टेट लिस्ट में क्या कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये आर्टिकल 249 में मेंशन है। आर्टिकल 368 में आपको याद रखना है ये आपका पार्ट जो होता है, आर्टिकल पार्ट जो होता है बेसिकली आपका 368 आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। पार्ट नंबर 20 में पर्टिकुलर ये प्रोविजन दिया गया है, बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। क्लियर? और ये इमरजेंसी का प्रोविजन आपका जो है पार्ट 18 में देखने को मिलेगा, पार्ट 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, फर्स्ट आपका जो ओडिसी क्लासिकल डांसर थे जो बेसिकली उनको जो है ये ओडिशा से बिलोंग करते थे, उनका नाम बताना है आपको। जो उनको पहली बार आप बोल सकते हैं कि जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ये फर्स्ट ओडिसी क्लासिकल डांसर थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है केलुचरण मोहोपात्रा, या फिर जो है विजयिनी सतपथी, और उसके बाद से या फिर जो है बोल सकते हैं सोनल मानसिंह, या फिर जो है गंगाधर प्रधान। तो याद रखिए आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ये आपके जो है केलुचरण मोहोपात्रा जी को ये फर्स्ट ओडिसी क्लासिकल डांसर, आपको याद रखना है ओडिसी एक प्रकार का जो है क्लासिकल डांस होता है, और ये आपको ओडिशा स्टेट में देखने को मिलेगा। और ये इनके इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट बोल सकते हैं केलुचरण मोहोपात्रा, जिनको जो है पहली बार आप बोल सकते हैं कि जो है पद्म विभूषण से अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका आंसर आपका जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि ये बेसिकली आपका जो है विजयनी सतपथी, ये भी आपके ओडिसी डांसर, लेकिन इनको जो है बोल सकते हैं कि जो पहली बार इनको अवार्ड नहीं दिया गया था, बोल सकते हैं कि पद्म विभूषण, लेकिन ये भी ओडिसी डांसर के से बिलोंग करते हैं आपके विजयनी सतपथी। सोनल मानसिंह के बारे में आप याद रख सकते हैं, ये आपके जो है ये क्लासिकल डांसर, और उसके साथ साथ ये आप बोल सकते हैं कि ये गुरु भी हैं आपके जो हैं भी हैं, ये आपके जो सोनल मानसिंह ये बेसिकली आपकी लेडी हैं, ये बोल सकते हैं इनका ये जेंडर ये इनका क्या है तो फीमेल है। क्लियर?
तो ये भारतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी डांसिंग स्टाइल के भी एक गुरु मानी जाती हैं आपके ये सोनल मानसिंह, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये आपके यंगेस्ट रिसिपिएंट है पद्म भूषण, इनको भी 1992 में दिया गया था, और ये पद्म विभूषण इनको 2000 बोल सकते हैं कि जो पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2003 में। गंगाधर प्रधान जो है बेसिकली आप इंडियन ओडिसी डांसर से ये भी बिलोंग करते हैं, ये भी इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, आपको अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऑफिशियल ड्रॉ जो है बेसिकली जो फीफा अंडर 17 बोल सकते हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप का, जो इसका ऑफिशियल ड्रॉ कहाँ पे हुआ था, जो आपका इसका जो वर्ल्ड कप जो हुआ था बेसिकली इंडिया में हमें देखने को मिला था, लेकिन इसका ऑफिशियल ड्रॉ आपसे पूछा गया है चाइना पीआर में या फिर जो ब्राजील में या फिर इंडिया में या फिर जो ज्यूरिक में। तो याद रखिए इसका ऑफिशियल ड्रॉ कहाँ पे हुआ था, बोल सकते हैं कि जो ज्यूरिक में देखने को मिला था। और ये ज्यूरिक में बोल सकते हैं कि जो है फीफा का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे हुआ था बेसिकली इसका ऑफिशियल ड्रॉ, जो आपका 24 जून 2022 में ये पर्टिकुलर आपका ये ऑफिशियल ड्रॉ हुआ था इस पर्टिकुलर गेम का। क्लियर। और ये फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का ये इंडिया में हमें देखने को मिला था 3 स्टेट में आप बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेट ओडिशा में, ओडिशा का पर्टिकुलर स्टेडियम का क्या नाम था, कलिंगा स्टेडियम, जो भुवनेश्वर में आपका ये सिचुएटेड है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो आपको देखने को मिलेगा मारगांव गोवा में, और ये आपका जो है डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। और ये आपके जो भी ये अंडर 17 आपका जो है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इसमें देखने को मिला था। और ये फाइनल कहाँ पे खेला गया था, बेसिकली नवी मुंबई महाराष्ट्र में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है ये बेसिकली ये रिकॉर्ड जो होता है एसेट्स और उसके साथ साथ लायबिलिटीज का, वो इसके फॉर्म्स को हम किसके नाम से जानते हैं, किसका वो बेसिकली रिकॉर्ड होता है, बिल फाइल का या फिर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का या फिर बैलेंस शीट का या फिर जो है बैंक बाय लाउट का। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका जो है ये जो आपका बैलेंस शीट का जो आपका एक रिकॉर्ड होता है, किसका, बैलेंस शीट जो होता है आपका रिकॉर्ड होता है एसेट्स के साथ साथ बोल सकते हैं कि लायबिलिटीज का। और ये पर्टिकुलर जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था 12th एनसीईआरटी से, आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी की जो बुक आती है, आप बोल सकते हैं कि आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से पर्टिकुलर ये टॉपिक पूछा गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे बैलेंस शीट इज एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ एनी फर्म, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्लास 12 के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इवन आपके जो है कुछ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ डिफरेंट शिफ्ट में, लेकिन आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपका पर्टिकुलर जो है 12th एनसीईआरटी बुक से पूछा गया था, मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, और ये एसेट्स और उसके साथ साथ लायबिलिटीज के बारे में आप एक नजर मार सकते हैं। वो बेसिकली आपका जो है ये यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपका एसेट्स क्या होता है और उसके साथ साथ बोल सकते हैं लायबिलिटीज क्या होता है। लायबिलिटीज आप बोल सकते हैं आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लीजिए कि आपको जो है बैंक कोई लोन प्रोवाइड करता है, कोई भी बैंक है, आई थिंक आप बोल सकते हैं कि आपके जो बहुत सारे बैंक है, जैसे कि आपका SBI हो गया, और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो है आपका जो HDFC बैंक, कोई भी बैंक अगर आपको कोई लोन दे रहा है, तो लोन बेसिकली क्या होगा, लोन जो है बेसिकली बैंक का जो एसेट हो गया, बैंक का एसेट हो गया, उसे हम एसेट बोलेंगे बैंक का। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपने लोन लिया उसको आपको क्या करना है, चुकता करना है, तो ये आपकी लायबिलिटीज हो गया। ऐसे आप साधारण भाषा में आप जो है वो समझ सकते हैं कि क्या आपका जो एसेट होता है और क्या आपका जो है लायबिलिटीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है बेसिकली ये प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल और उसके साथ साथ ये प्लान्ड पेरेंटहुड किस पे आपका जो है मैंडेटरी बेसिस पे ये डिमांड करता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आपका ये 2000 में आपका ये आया था, और ये बोल सकते हैं कि प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कब तक आपका ये टिल द एज ऑफ द 14 ईयर्स, प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इस पर्टिकुलर दोनों स्टेटमेंट से आपका ये कौन सा स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट है, दोनों में से कोई भी नहीं आपका, ना ही फर्स्ट आपका करेक्ट है या फिर आपका जो है ना ही सेकंड करेक्ट है, या फिर केवल फर्स्ट करेक्ट है या फिर केवल सेकंड करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है, आपको आंसर करना है। तो ये जो पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट है। बोल सकते हैं कि जो नेशनल पॉपुलेशन जो आपका पॉलिसी आया था 2000 में आपका ये प्रोवाइड करता है फ्री और उसके साथ साथ कंपल्सरी एजुकेशन, कब तक आपका जो है ये एज ऑफ द 14 ईयर्स। क्लियर। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका वो करेक्ट था, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन फर्स्ट। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में आप पॉइंट रीड कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है आपको जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी, टॉरिसेली ने करी थी। तो ये बेसिकली जो है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है।
स्प्रिंग बैलेंस नाम है, या फिर जो है फिजोमीटर, या फिर जो है मरकरी बैरोमीटर, या फिर जो है वैक्यूम गॉज। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर के डिस्कवरर या फिर बोल सकते हैं इनको, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को किसने इन्वेंट किया था, तो आप बोल सकते हैं कि टॉरिसेली इसके लिए फेमस है। क्लियर, ऑप्शन थर्ड आपका वो करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये जो आपका स्प्रिंग बैलेंस जो है इसको किसने जो है इन्वेंट किया था, तो ब्रिटिश फिजिसिस्ट आप बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक का नाम आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। बेसिकली सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, सेल जिसे हम कोशिका कहते हैं, इसकी डिस्कवरी का श्रेय जो है आपका इसके जो है रॉबर्ट हुक को जाता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से नहीं कंफ्यूज होना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूँ जिसे हम केंद्रक कहते हैं, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, इसकी डिस्कवरी का श्रेय जो किसे जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है उसकी डिस्कवरी करी थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियोलस होता है, और इस न्यूक्लियोलस जिसे हम हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है, रॉबर्ट फंटाना सर को जाता है। तो ये रॉबर्ट करके आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे से इस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस एक आपको एटम के अंदर भी देखने को मिलेगा, एटम के अंदर भी तो न्यूक्लियस होता है ना, तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूक्लियस जो आपको एटम के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर, तो इसकी डिस्कवरी जो है रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी, रदरफोर्ड ने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट करी थी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि सेल जो आपका एटम के अंदर जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है इसकी डिस्कवरी की खोज होती है, आप ऐसा बोल सकते हैं रदरफोर्ड सर के द्वारा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये भी पर्टिकुलर एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका जो है क्रिश्चियन ओस्टर्ड सर के बारे में इन्होंने डिस्कवरी करी थी, इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स, इसके लिए फेमस है। और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो आपके ऑप्शन में मेंशन था, पाइजोमीटर की भी डिस्कवरी बोल सकते हैं, पाइजोमीटर की भी डिस्कवरी जिसे हम ओस्टर्ड एपरेटस के भी नाम से जानते हैं, तो इसकी डिस्कवरी भी किसने करी थी, आपके जो हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड सर ने करी थी। और ये आपका ट्रेडिशनल आपका जो वैक्यूम गॉज है, वैक्यूम गॉज भी आपके ऑप्शन में था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैक्यूम गॉज के बारे में भी आपको याद रखना है, इसकी डिस्कवरी बोल सकते हैं कि जो किसने इसको जो इन्वेंट किया था। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्कवरी और इन्वेंट, तो इन्वेंट और डिस्कवरी में क्या अंतर है, कोई भी चीज पहले से प्रेजेंट था ही नहीं इस वर्ल्ड में, तो उसका क्या किया जाता है, इन्वेंट किया जाता है, आविष्कार किया जाता है। और उसके बाद से जो चीजें प्रेजेंट है, जैसे आपने सुना होगा कि जो वास्को डिगामा ने भारत की डिस्कवरी करी थी, ना कि इन्वेंट करी थी, क्योंकि भारत तो पहले से मैप में था लेकिन पता नहीं था वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा ने बेसिकली जो है वो डिस्कवरी करी थी भारत को, और वो पहले से जो चीजें आपका प्रेजेंट होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्कवरी। और ये चीजें जो आपके इस अर्थ में प्रेजेंट है ही नहीं, उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया जाता है इन्वेंशन। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी की क्या करी थी, मतलब विद्युत बल्ब की उन्होंने क्या करी थी कि वो इन्वेंट करी थी, ना कि डिस्कवरी करी थी। क्लियर, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया था मिडिवल हिस्ट्री से, आपको बताना था लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया कौन थे आपके, जो है अकबर या फिर जो है औरंगजेब या फिर अकबर सेकंड, जिन्हें हम अकबर द्वितीय के भी नाम से जानते हैं, या फिर शाहजहां। तो याद रखिए औरंगजेब आपके जो है इनको कंसीडर किया जाता है लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना अकबर से रिलेटेड, अकबर का जो ड्यूरेशन था 1556 से लेकर के जो 1605 तक, ये इनका जो है इनके शासन काल का जो ड्यूरेशन था। लेकिन ये इनका जो रेंज ऑफ जो इनका शासन काल था वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 3 पीरियड्स में आप बोल सकते हैं डिवाइड था, 1556 से लेकर के जो है 1570 तक, और सेकंड आपका ड्यूरेशन था 1570 से लेकर के जो है 1585 तक, और थर्ड आपका बोल सकते हैं कि जो है 1585 से लेकर के जो है 1605 तक ये आपका जो है इस ड्यूरेशन में फैला हुआ था। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ड्यूरेशन में, तो ये आपका जो है ये इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि आपके बैरम खां के अंदर ये बोल सकते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर ये ड्यूरेशन आपका ये चला था अकबर का ड्यूरेशन। और उसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। 1568 में जो है सिसोदिया की कैपिटल जो चित्तौड़ है इनको उन्होंने सीज किया था। इस ये आपके कब जो है कैपिटल आप बोल सकते हैं कि जो है रणथंभौर कब जो है, और आपको जो रणथंभौर में आपका जो बेसिकली आपका ये सिचुएटेड था।
क्लियर। जो आपका कैपिटल था बोल सकते हैं कि सिसोदिया के कैपिटल चित्तौड़ पे जो सीज किया था 1569 में, जो रणथंभौर में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिला था 1570 से 1585 के ड्यूरेशन में। मिलिट्री कैंपेन कहाँ पे आपको जो गुजरात में। क्लियर। और उसके बाद जो आप बोल सकते हैं ईस्ट बिहार में भी ये कैंपेन हुआ था इसी दौरान, और इसी ड्यूरेशन में आपका ये कैंपेन जो हुआ था 1579 से 1580 तक, ये आपका जो है ये रिवोल्ट आपको देखने को मिला था। मिर्जा हकीम के बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में ये पर्टिकुलर आपका ये पर्सन जो है वो आपका ये सपोर्ट किए थे आपके जो है मिर्जा हकीम नाम के पर्सन ने। क्लियर। अगर मैं बात करूं 1585 का ये जो ड्यूरेशन था, एक्सपेंशन आप बोल सकते हैं कि अकबर के एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ था, और ये बहुत सारे कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। आप बोल सकते हैं कि जो है नॉर्थ ईस्ट में, और ये आप बोल सकते हैं कांधार को भी सीज किया गया था। आप बोल सकते हैं कि जो कहाँ से आपके जो है सफीड्स कश्मीर से, उसके बाद से उसको भी एनेक्स्ट किया गया था, मिला लिया गया था, और उसके बाद साथ जो है काबुल को भी, और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि जो आपका डेथ हुआ था देखने को मिला था किसका जो है मिर्जा हकीम का। क्लियर। और ये कैंपेन जो आपका दक्कन स्टार्ट, और उसके साथ साथ जो है आपका ये बरार, उसके बाद से खानदेश, और उसके बाद से आपका जो पार्ट्स था बोल सकते हैं कि अहमदनगर, उसको भी उस पर भी विजय प्राप्त करी थी। क्लियर। इस ड्यूरेशन में 1585 से लेकर के जो है 1605 का ये ड्यूरेशन था। बोल सकते हैं कि जो है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका जो अकबर का जो एम्पायर हो क्या हो रहा था, एक्सपेंशन उसमें देखने को मिल रहा था। क्लियर। उसके बाद से जो लास्ट ईयर ऑफ रेन अकबर के बोल सकते हैं कि जो है वो आप बोल सकते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हुआ था किसके द्वारा, रिवेलियन हुआ था बेसिकली प्रिंस, जिसे हम बोल सकते हैं सलीम। बेसिकली किसका नाम था, जो आपके जहांगीर का जो नाम था वो क्या था आपका सलीम। ये भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है कि सलीम किसका नाम था, तो जहांगीर का जो नाम क्या था, आप बोल सकते हैं कि वो सलीम था, बचपन का नाम वैसा बोल सकते हैं। तो अकबर के बाद से जो है कौन राजा बनते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जो है किनका नंबर है, जहांगीर का। तो ये भी ड्यूरेशन आप बोल सकते हैं कि जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो बाबर थे आपके मुगल, उसके बाद से आपके जो है बाबर के बाद से हुमायूं, और उसके बाद से अकबर, और उसके बाद से अकबर के बाद से आपको देखने को मिलेगा जहांगीर, और जहांगीर के बाद से शाहजहां। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था रिलेटेड, आपको याद रखना है। औरंगजेब के बारे में आपको याद रखना है 1658 से लेकर के जो है 1707 तक इनका ड्यूरेशन रहा था, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, और ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये आप उन्होंने जो है 1685 में और उसके बाद से जो 1687 में, ये दोनों ही ईयर आपको याद रखना है। बीजापुर और उसके साथ साथ गोलकुंडा को जो है, गोलकुंडा को बेसिकली 1687 में अनेक्स्ट किया था, उसमें उन्होंने मिलाया था, और उसके साथ साथ जो है बोल सकते हैं बीजापुर को 1685 में। तो इस दोनों ही पर्टिकुलर प्लेस पर उन्होंने जीत हासिल करी थी औरंगजेब, ऐसा बोल सकते हैं, और ये पर्टिकुलर आपका ये ईयर भी पूछा जाता है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो है इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली शाहजहां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इनका ड्यूरेशन था आपका जो 1627 से लेकर के जो 1658 तक, और ये आपके जो है मुगल एम्परर थे, आप बोल सकते हैं कि शाहजहां, जो बोल सकते हैं कि शाहजहां, और ये आपके जो है अहमदनगर, उसके साथ साथ जो है ये आपके जो है बुंदेल को उन्होंने क्या किया था कि डिफीट किया था, और ये आपका जो है ओरछा को उन्होंने भी सीज किया था। अफगान बोल सकते हैं कि नोबल खान जहान लोधी, ये आपका रिवेल्ड किया था, और इसको उन्होंने क्या किया था कि ये आपका ये उसको डिफीट किया था। क्लियर। और ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था बोल सकते हैं अहमदनगर, उसके बाद से बुंदेल्स को, और उसके साथ साथ उनको क्या किया गया था कि आपको जो है ये डिफीट उस पर्टिकुलर एरिया को किया गया था, किसके द्वारा, जो है शाहजहां के द्वारा। 1632 में आप बोल सकते हैं कि जो अहमदनगर को फाइनली अनेक्ट किया गया था, आप बोल सकते हैं कि, और बीजापुर को जो फोर्स किया गया था, इसके लिए जो है सूट का, उसके लिए बेसिकली कैंपेन चलाया गया था। और औरंगजेब को बेसिकली जो है जो विक्टोरियस आपका बोल सकते हैं कि इनके औरंगजेब बेसिकली आपके जो है शाहजहां के बोल सकते हैं कि ये पुत्र थे औरंगजेब, और ये औरंगजेब के बड़े पुत्र का ये शाहजहां के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो दारा सिकोह का नाम आप याद रखेंगे। और औरंगजेब की विजय हुई थी जब उनके भाइयों के बीच में जब लड़ाई देखने को मिला था, तो उसमें से औरंगजेब की विजय हुई थी, और दारा सिकोह को उन्होंने मार डाला था। क्लियर। और अपने पिताजी को बोल सकते हैं कि अपने फादर को, शाहजहां को उन्होंने जो है इम्प्रिजन किया था, बोल सकते हैं कि जो भी उनका बचे हुए जीवन के अंतिम समय में उन्होंने उनको इम्प्रिजन कर दिया था आगरा में। किनको, जो है शाहजहां को। किसने, औरंगजेब ने। तो बहुत ही कट्टर बोल सकते हैं कि ये आपके किंग थे औरंगजेब। तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आप याद रख सकते हैं, ये जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय के नाम से फेमस है। इनका ड्यूरेशन क्या था आपका, जो 1806 से लेकर के 1837 बोल सकते हैं। और इनके बोल सकते हैं कि ये इनके
फादर का क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय, क्लियर। और उसके बाद से जो उनको इम्पोर्टेंट ये टाइटल दिए थे राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि किसने दिया था, तो आपको याद रखना अकबर द्वितीय के द्वारा ये पर्टिकुलर आपका ये जो है ये टाइटल दिया गया था राम मोहन राय को, इट मीन्स राजा राम मोहन राय। तो राजा टाइटल राम मोहन राय को ये पर्टिकुलर दिया गया था किसके द्वारा, जो अकबर द्वितीय के द्वारा। ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये आपका जो छाता स्कीम जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। इस छाता स्कीम के तहत जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर टेबल में, और ये पर्टिकुलर ये आपका जो स्कीम जो है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में, उत्तर प्रदेश के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका या फिर ओडिशा। तो याद रखिए ये जो छाता स्कीम जो है बेसिकली आपका ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो पर्टिकुलर आपका ये लॉन्च किया गया था। छाता का फुल फॉर्म क्या है आप याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए छाता का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका जो कम्युनिटी harnessing and harvesting rainwater artificially from the terrace to aquifer, क्लियर। और ये आपका देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये जो मिनिमम पीरियड जो होता है बेसिकली जो वेदर वेरिएशंस कम से कम कितने ईयर्स का जो है आपका ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें वेदर वेरिएशंस भी होगा, उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को आने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर क्लाइमेट में जो है वेदर का वेरिएशन होता है। मान लीजिए कि आज आपका कोई वेदर है और उसके बाद से कल, तो वेदर आपका जो है डे बाय डे के जो भी इवेंट होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, वेदर बोल सकते हो। लेकिन आपका क्लाइमेट जो होता है इतना जल्दी क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपका वेदर वेरिएशन बहुत लंबे समय तक रहा, तो वो कितने समय के बाद से, अगर मान लीजिए कि वेदर में कितने समय तक लगातार जो है आपका बोल सकते हैं कि जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो उसे आप बोल सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर ईयर आज का जो बोल सकते हैं कि टाइम पूछा गया आपसे 20 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स, तो आप याद रखेंगे 30 ईयर्स के बाद से वो उस पर्टिकुलर एरिया का जो है अगर उसमें वेदर में वेरिएशंस देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट जो है क्या हो रहा है कि आपका आज चेंज हो रहा है। इसका आंसर आपका जो है 30 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन ये आपका पर्टिकुलर जो आपका अगर मैं एवरेज वेदर पैटर्न के बारे में बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा 25 ईयर्स, जिसको आप बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वहाँ का चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये आपका ये जो मैं कटिंग लगाया हूँ बेसिकली आपका एनसीईआरटी का जो भी बुक है उसके अकॉर्डिंग आपका 25 ईयर मेंशन है, लेकिन आपका जो एसएससी का जो आपका बोल सकते हैं कि जो है आंसर किया है तो उसमें 30 ईयर्स मेंशन था, तो आप अपने हिसाब से इसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन आपके जो ये मैं लगाया हूँ एवरेज की अगर पूछा जाए तो आप ये बोलेंगे कि 25 ईयर्स देखने को मिलता है, तो ये आपका ये एनसीईआरटी कटिंग है, क्लियर। तो मैं साथ के साथ में आपको डाउट भी क्लियर करता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था, ये जो लेंथ जो होता है बेसिकली आपका ये बीच वॉलीबॉल कोर्ट का जो बीच का जो लेंथ कितना होता है 12 मीटर या फिर 16 मीटर या फिर 20 मीटर या फिर जो 15 मीटर। तो याद रखिए ये बेसिकली लेंथ जो होता है बीच का वॉलीबॉल कोर्ट का वो आपका 16 मीटर होता है। ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलीबॉल, ये भी आपका एनसीईआरटी का इमेज है। इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। ये कुछ आपका ये बैक जोन हो गया, फ्रंट जोन हो गया, सेंटर लाइन हो गया। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं जब वॉलीबॉल आपने खेला होगा तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ नेट लगा होता है और उसके बाद से आपका सेंट्रल लाइन होता है, ये आपका फ्रंट जोन होता है और इसकी लेंथ आपकी 3 मीटर होती है और ये आपका 6 मीटर होता है। और ये आपका जो ये साइड लाइन होता है और ये आपका जो है एंटीना होता है और ये आपका ये बैक लाइन होता है और ये आपका आउट ऑफ द एंटीना होता है, आउट ऑफ द एंटीना होता है, क्लियर। और ये आपका जो है जैसे दोनों तरफ ये आपका क्या लगा होता है कि आप बोल सकते हैं कि आपका ये रॉड लगा होता है और इसी के द्वारा आपको नेट को कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे प्लेयर्स क्या करते हैं कि आपके ये वॉलीबॉल वाले जो भी प्लेयर होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया में, क्लियर। और उसके बाद से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट ये आपका जो है वो लेंथ याद रख सकते हैं 2.43 मैन में देखने को मिलेगा और ये 2.24 मीटर आपको देखने को मिलेगा किसमें जो है वुमेन में। इस पर्टिकुलर लेंथ का ये आपका जो है वो दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप इस पर्टिकुलर इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा कुछ आपको जो वॉलीबॉल कोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये फॉलोइंग आपके हड़प्पन साइट में आपको जेडेटाइट देखने को मिला था। जेडेटाइट स्टोन ये कहाँ पे किस जगह पे आपको देखने को मिला था? हड़प्पन साइट बेसिकली जो है ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। आप बोल सकते हैं हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी से कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट जो आपका सिटी जिसमें डिस्कवर किया गया था आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो आपका हड़प्पा था। इसलिए हम इस पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा भी कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता ऐसा आप बोल सकते हैं, क्लियर।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मेंशन है आपका ये महागढ़ा, या फिर जो है फर्स्ट आपका जो सेकंड ऑप्शन है मेहरगढ़, या फिर हल्लूर, या फिर दाउजली हेडिंग। तो याद रखिए आपका जेडेटाइट जो आपका स्टोन देखने को मिला था दाउजली हेडिंग में देखने को मिला था। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पर्टिकुलर इमेज में लगाया हूं क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट से आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दाउजली हेडिंग यहाँ पे मेंशन है। क्लियर। और ये आपका जो है नियोलिथिक साइट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका नियोलिथिक साइट है। और ये आपका जो है पैलियोलिथिक साइट की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका जो है ये कर्नूल केव्स देखने को मिलेगा, आप हुंसी बोल सकते हैं। ये आपका जो है पर्टिकुलर आपका जो है पैलियोलिथिक साइट्स है। क्लियर। और ये आपका जो है नियोलिथिक साइट्स और भी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हल्लूर, हल्लूर भी आपके ऑप्शन में था, हल्लूर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपका जो है एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट्स है। उसके बाद से मेगालिथिक साइट्स आपको देखने को मिलेगा, आदि चनल्लूर जो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पर्टिकुलर जो एरिया है वो आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन है। क्लियर। और ये आपका मुंबई भी देखने को मिलेगा। मुंबई बेसिकली आपका ये मॉडर्न सिटीज है, तो आपको अच्छे से पता है। इनाम गांव भी आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो है अर्ली विलेज था। और उसके बाद से कोल्डिहवा हो गया, उसके बाद से भीमबेटका बेसिकली आपका जो है ये आपका पैलियोलिथिक साइट है, भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट हो गया। और उसके बाद से जो है आपका ये नियोलिथिक साइट में कोल्डिहवा का भी नाम याद रख सकते हैं, और ये आपका जो है महागढ़ा के भी नाम, महागढ़ा का भी नाम आप याद रख सकते हैं। उसके बाद से चिरांद बिहार छपरा में आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली ये आपका ये साइट है, नियोलिथिक साइट है। बुर्ज होम देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, मेहरगढ़ आपको देखने को मिलेगा आपको ये पाकिस्तान वाले पोर्शन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है कि इनको जो है बोल सकते हैं कि 36 प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई जो आपके है इंडिया में, उनको जो है वो बोल सकते हैं किनको इलेक्ट किया गया था, 36 प्रेसिडेंट। रवि कुमार, ये बेसिकली आपका एक क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, रवि कुमार जी को, या फिर रोजर बिन्नी सर को, या फिर जो है प्रदीप सिंह खरोल को, या फिर जो है भूषण अक्सीकर को। तो याद रखिए रोजर बिन्नी सर को जो है ये बोल सकते हैं कि 36 प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई जो है इंडिया में इनको जो है वो नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका स्पेशल हेल्थ केयर एक आपका ये अभियान आंचल, ये आपका जो पर्टिकुलर आपका ये हेल्थ केयर अभियान चलाया गया था, ये लॉन्च किया गया था बेसिकली किस स्टेट के द्वारा। तो आपको आंसर करना है गुजरात, राजस्थान, या फिर हरियाणा, या फिर पंजाब। तो याद रखिए आपका एक पर्टिकुलर जो आपका ये अभियान जो चलाया गया था स्पेशल हेल्थ केयर अभियान था आंचल, आप ऐसा बोल सकते हैं आंचल, या फिर आंचल, आंचल बोल सकते हैं, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा आंचल। तो ये आपका जो लॉन्च किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और प्यारा सा क्वेश्चन आपका जो है केमिस्ट्री के बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था। आपसे जो है पूछा ये गया है कि आपको बताना है कि आपका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के जो है आपका 71 के आपके जो भी एलिमेंट्स है इनको जो किस कैटेगरी में इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है। 15 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, एल्कली मेटल्स, या फिर लेंथेनॉइड्स, या फिर बोल सकते हैं हेलोजन्स, या फिर जो एक्टिनॉइड्स। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड्स। ये आपका जो एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के जो 71 तक आपका ये बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड होता है। आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये आपका इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल जो होता है 4 ब्लॉक में आपका ये बेसिकली आपका ये एक्सटेंडेड होता है। 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक इसे हम बोलते हैं, ये आपका एस ब्लॉक होता है, ये आपका जो है पी ब्लॉक, और ये आपका जो है डी ब्लॉक, और ये आपका जो एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में आप बोल सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट ए होता है, और ये आपका जो है सेकेंड ए होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ए में आपका ये जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल भी आई थिंक आपके ऑप्शन में था, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में आपको कौन कौन से मेटल आते हैं, हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते एल्कली मेटल में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये आपके जो एलिमेंट्स जो होते हैं एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और ये आपके जो सेकंड एक एलिमेंट होते हैं जिसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये आपके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। क्या होते हैं आपके ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। और यहाँ पे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आपका एक्सटेंडेड होता है। ये आपका जो है बोरॉन फैमिली कहलाता है, आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और उसके बाद से ये नियोनियम। ये आपका कार्बन फैमिली होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एंड फ्लेरोबियम। और ये आपका नाइट्रोजन फैमिली होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड देन आपका मॉस्कोवियम। और ये आपका ऑक्सीजन फैमिली होता है, और ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और ये आपका जो है लिबरमोरियम। क्लियर। और ये आपका जो है ग्रुप नंबर 17 आप बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
और ये आपका स्टार्टिन और ये आपका जो है टेनेसाइन। टेनेसाइन आपका जो है सेकेंड लास्ट एलिमेंट होता है। बोल सकते हैं कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स आपको टोटल देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका जो है 117 एलिमेंट्स का नाम क्या है, आपका जो है टेनेसाइन नाम है। और ये लास्ट ग्रुप नंबर 18 जिसे हम इनर्ट गैसेस के भी नाम से जानते हैं और इसे हम जीरो फैमिली भी बोलते हैं, जीरो फैमिली इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑग्निशन। तो ये आपके जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको मैं बता दूं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। ये आपके जो है 3 सीरीज में आपका ये बिलोंग बेसिकली आपका एक्सटेंडेड होता है और इसे हम ट्रांजिशन मेटल के भी नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल के भी नाम से जानते हैं। ये आपका जो है 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं और ये आपका 4D सीरीज के, और ये आपका 5D सीरीज के, और ये आपका 6D सीरीज के एलिमेंट्स होता है। ये आपका 21 से लेकर के 30 तक फैला होता है आपका ये 3D सीरीज, यहाँ से स्कैंडियम से जिंक तक, यहाँ तक आपका ये आपका स्कैंडियम, और ये आपका 22 टाइटेनियम, ये आपका वेनेडियम, ये आपका क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और उसके बाद से आपके 4D सीरीज में आपका ये अट्रियम 39 से लेकर के जो है 48 तक कैडमियम तक फैला होता है, यहाँ तक ही फैला होता है 4D सीरीज। अट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, और देन आपका जो है ये कैडमियम। और ये आपका 5D सीरीज के एलिमेंट्स देखिए, 5D सीरीज के एलिमेंट्स में आपका लेंथनम भी होता है, लेंथनम प्लस हाफनियम टू बोल सकते हैं, मरकरी तक फैला होता है। तो ये आपका लेंथनम बेसिकली यहाँ से देखिए आपका लेंथनॉइड स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका जो है आपको याद रखना है, लेंथनॉइड आपका एफ ब्लॉक के अंदर आपका आता है, ये आपका लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो लेंथनम प्लस आप बोल सकते हैं हाफनियम टू 80 तक आप का ये मरकरी तक आपका जो है ये 5D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर, इसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, आपको बहुत अच्छे से इस पॉइंट को याद रखना है। लेंथनम 57, हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, ये आपका टंगस्टन का एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं कि आपका 74 होता है, लेकिन इसका सिंबल W होता है, वुल फ्रेम होता है बेसिकली इसका लैटिन नेम, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, W होता है। ये आपका रीनियम, ये आपका ऑस्मियम, ये इरिडियम, और ये प्लैटिनम, और ये आपका जो है एरम, एरम को गोल्ड बोलते हैं बेसिकली, आपका ये गोल्ड का जो है ये आपका सिंबल होता है। और ये आपका जो है मरकरी, और इसका लैटिन नेम क्या होता है, हाइड्रागायरम होता है। क्लियर, और ये आपका जो है 6D सीरीज के एलिमेंट्स हो गए, ये आपका एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, RF, और ये आपका जो है डुबनियम। देखिए यहाँ पे आपको सावधान होना है, 89 से आपका जो है ये सीरीज फिर से डिसकंटिन्यू होता है, और ये आपका एक्टिनॉइड्स के अंदर आता है। थोरियम टू 103 आपका ये आपका लॉरेंसियम होता है, और फिर उसके बाद से 104 से देखिए आपका यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिलता है, कहाँ से कहाँ तक, ये आपका 112 बोल सकते हैं कॉपरनीशियम तक। और ये आपका 104 जो रदरफोर्डियम है, देन आपका जो है डुबनियम, देन आपका सेवोर्जियम, बोरियम, और ये आपका हासियम, मेटनेरियम, ड्रैमस्टेटियम, और ये आपका जो है रोंटजेनियम, और ये कॉपरनीशियम। और ये आपके हो गए 3D, 4D, 5D एंड सीरीज 6D सीरीज के एलिमेंट्स। क्लियर, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में अगर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे गए बेसिक क्वेश्चंस, तो आप उस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। और ये आपका जो है 58 से लेकर के जो है वो कहाँ तक आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन में आप इसको भी इंक्लूड किया जाता है, लेंथेनॉइड्स को भी इंक्लूड किया जाता है, बेसिकली लेंथनम को कि इंक्लूड किया जाता है लेंथेनॉइड्स के अंदर। तो आपका ये सेरियम बोल सकते हैं, ये आपका प्रेशियोडाइनियम, ये बेसिकली आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 71 तक। क्लियर, मैं इसको भी रीड कर दे रहा हूँ। ये आपका होता है आपका जो है नियोडाइमियम, और ये आपका जो है प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, गॉड से याद रखेंगे, गैडोलिनियम गॉड, ये आपका जो है 64 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कभी कभी एटॉमिक नंबर भी पूछा जाता है, सीपीयू की एग्जाम से पूछा भी गया था आपका जो एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट मेटल्स के, तो आप याद रख सकते हैं। ये आपका टर्बियम होता है 65, ये आपका जो है होता है आपका डिस्प्रोशियम, देन आपका होल्मियम, देन आपका इर्बियम, और देन आपका थूलियम, अटर्बियम, एंड देन आपका ल्यूटेटियम। क्लियर, और ये आपका जो है एक्टिनॉइड्स में आपका थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्सूनियम, ये आपका जो प्लूटोनियम 94, और ये आपका अमेरिशियम, अमेरिका से आप याद रख सकते हैं अमेरिशियम, देन आपका क्यूरियम। क्यूरियम एंड सेरियम में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका 58 सेरियम होता है, और ये आपका क्यूरियम होता है। क्लियर, और ये आपका बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम ये आपका जो है 99, और ये फर्मियम 100, और मेंडेलियम 101, और ये आपका जो है 102 आपका जो है क्या होता है आपका जो है नोबेलियम, और ये आपका लॉरेंसियम 103। क्लियर, तो मैं सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया आपके साथ, और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। और ये आपके जितने भी इस कलर से है ना, ये आपके सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। 80% आपके एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके मेटल होते हैं। क्लियर, ये आपका जो है नॉन मेटल की कैटेगरी है, ये आपका नॉन मेटल, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका जो है बोल सकते हैं कि मेटल वाइट की कैटेगरी है। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। ये आपका जिग जैग बेसिकली आपका ये है ना, ये आपका बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं कि ये आपका इधर मेटल हो गए और इधर आपके जो है वो नॉन मेटल हो गए। क्लियर,
मूव करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि जो आपका बिगनिंग आपका जो है वो 19th सेंचुरी कॉटन मिल्स में इंडिया में वो आपका मोस्टली लोकेटेड था किस स्टेट्स में, असम में या फिर पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में या फिर हरियाणा में। तो याद रखिए बेसिकली आपका वो महाराष्ट्र में देखने को मिला था। 19th सेंचुरी में कॉटन मिल्स इंडिया में मोस्टली लोकेटेड था बेसिकली आपके महाराष्ट्र में। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं, 1854 में जो फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल जो एस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में। क्लियर। और ये जो सिटी आप बोल सकते हैं कि सेवरल एडवांटेजेस था कॉटन में, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर आप बोल सकते हैं। और ये बहुत क्लोज था बेसिकली आपका ये कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज बोल सकते हैं, गुजरात के बिल्कुल ही पास आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र मुंबई वाला एरिया। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये बोल सकते हैं कि इनको जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, बोल सकते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट जो ब्रिटिश रूल पे देखने को मिला था। उस पर्टिकुलर बुक का नाम आपको बताना है, उस बुक का क्या नाम था। इंडिया टुडे या फिर द आइडिया ऑफ द इंडिया या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या फिर द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो याद रखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उस पर्टिकुलर बुक का नाम था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको फोकस करना, आप यहाँ पे बुक भी देख सकते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये आपके जो है दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, और बोल सकते हैं कि ये 3 टाइम्स जो है ये आपके जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या हुए थे, आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 1886 में, उसके बाद 1893 में और उसके बाद से जो 1906 में 3 टाइम्स ये आपके इलेक्ट हुए थे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये आपका जो है पूछा गया था मार्च 2022 में आपका जो है प्रमोद सावंत जो आपके गोवा के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे। तो आप बोल सकते हैं कि या फिर इलेक्टेड हुए थे, तो आपके कितने नंबर के थे ये आपके जो है चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो है जो गोवा के आपके बने थे चीफ मिनिस्टर, वो कितने नंबर के थे, 10th नंबर के या फिर 13 या फिर 15 या फिर 11th। तो याद रखिए 13 नंबर के आपके CM बने थे गोवा के प्रमोद सावंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ये रिप्रेजेंट नहीं करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो ये आपका बायोलॉजी से पर्टिकुलर आपका टॉपिक सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा को बेसिकली हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया बोलते हैं PNEUMONIA। बेसिकली यहाँ पे P जो होता है ना वो साइलेंट होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। माइकोप्लाज्मा ये आपका जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये बोल सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा को हम बेसिकली हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूछा जाता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इसका जो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, और सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसका शेप हमेशा क्या होता है कि बदलता रहता है, इसलिए इसको जोकर बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर मैं बात करूं बीजीए बोलते हैं, बीजीए को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये भी आपका यूनिसेलुलर बोल सकते हैं कि आपका ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर। स्पर्म बेसिकली आपका ये यूकैरियोटिक को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका जो है ये प्रोकैरियोटिक को रिप्रेजेंट नहीं करता। और देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या था, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर आपका माइकोप्लाज्मा का ही नाम आपको पता है तो आप 2 ऑप्शन को तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का ही अनदर नेम क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा का सेकंड नाम है। क्लियर। और ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक होकर बचा क्या आपका ऑप्शन, ये आपका जो स्पर्म इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में कुछ आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मींस आप बोल सकते हैं उसमें उस ऐसे टाइप के जो सेल होते हैं इसमें जो आपका न्यूक्लियस के अंदर आप बोल सकते हैं कि जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आप बोल सकते हैं कि इस न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट भी बोलते हैं, बहुत वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको नहीं देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और जो भी आपके वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो आपके वेल डेवलप्ड जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में आपके एब्सेंट होते हैं। क्लियर। और यूकैरियोटिक में ये सारे के सारे आपके जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि आपको जो है साइटोप्लाज्म में बेसिकली जो DNA जो होता है ना बेसिकली आपका वो स्कैटर्ड नहीं होगा, बेसिकली आपका ये न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में। और ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपका जो है क्लोरोफिल बेसिकली जो है बेसिकली आपको फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में आपका एसोसिएटेड होता है मेम्ब्रेन वेसिकल से, बैग स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, लेकिन ये आपका जो है आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो प्लास्टिड नहीं देखने को मिलता है, ये यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिड्स, और ये प्लांट सेल में ही केवल और केवल पाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है
इसमें से कौन सा आपका जो है ऐड जो है वो आपका जो है ऑक्सिलरी आपका ये ट्रेड नहीं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। कौन सा ऐड की बात हो रही है, होर्डिंग या फिर इंश्योरेंस या फिर वेयर हाउसिंग या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन। तो याद रखिए ये आपका जो है कौन सा ऑक्सिलरी आपका जो है वो नहीं है। तो होर्डिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जो भी आपका बोल सकते हैं कि खाने पीने की जो चीजें उसको हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होर्डिंग करना। क्लियर। और इंश्योरेंस तो होगा आपका ये ऑक्सिलरी आपका जो है ट्रेड है, ये तो ऑप्शन में ये बेसिकली इसका ये है, आपसे नहीं पूछा है तो नहीं, बेसिकली आपका होर्डिंग हो जाएगा। ये भी आपका वेयर हाउसिंग भी होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड आप बोल सकते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसको हम फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जॉन बटलर या फिर जो अल्फ्रेड वैगनर या फिर जो है जेम्स हॉटन, जेम्स हॉटन को बेसिकली हम फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये आपका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये 24 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। जो ये आपका मिर्जा कामरान, कामरान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो ब्रदर ऑफ किस के भाई थे, किस मुगल एम्परर के भाई थे, का नाम था आपका मिर्जा कामरान। तो कामरान आप याद रखेंगे, ये जो किस मुगल एम्परर के ये ब्रदर थे, हुमायूं या फिर अकबर या फिर जहांगीर या फिर शाहजहां। तो याद रखिए ये हुमायूं के आपके जो ब्रदर का नाम है क्या, मिर्जा आपका जो है कामरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये हुमायूं से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इनका ये ड्यूरेशन है 1530 से 10 ईयर्स, देन उसके बाद से जो है लास्ट में वो क्या किए थे कि रूल किए थे फिर से। ये आपका जो बीच का ड्यूरेशन में शेरशाह सूरी के द्वारा जिनको पराजित किया गया था। ये आपका 2 अवार्ड भी आपको याद रखना है। ये आपका हुमायूं के द्वारा जो है फाइट किया गया था, जो शेर के द्वारा जो डिफीट किया गया था, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और उसके बाद से बैटल ऑफ कन्नौज ये आपका जो 1540 में आपका ये पर्टिकुलर ये जो बोल सकते हैं कि आपका ये वॉर जो हुआ था। क्लियर। और उसके बाद से जो है ईरान आप बोल सकते हैं हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द, ये आपका जो है सफाविद शाह के द्वारा फिर से जो है ईरान हुमायूं को रिसीव्ड किया, इनको हेल्प मिली थी, और इन्होंने रिकैप्चर किया था दिल्ली को 1555 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1555 से लेकर के जो है 1556 तक फिर से उन्होंने रिकैप्चर किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज का, फोक डांस आपको जो है बताना है, जो आपको देखने को मिलेगा बिहार स्टेट में, घूमर या फिर कालबेलिया या फिर विदेशिया या फिर जो है कुममती। तो विदेशिया जो आपका ये फोक डांस है आपको बिहार स्टेट में देखने को मिलेगा, घूमर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और ये आपका जो है ये कालबेलिया भी राजस्थान का फोक डांस है। क्लियर। और ये आपका जो है कुममती जो है किस स्टेट का ये पर्टिकुलर डांस है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आपका मेंशन है, ये आपका बेसिकली केरल का ये फोक डांस है। कहाँ का है, केरल का फोक डांस है। और ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आपका जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का आपका ये पर्टिकुलर जो शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस, इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।